हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष प्रदूषण यानी स्पेस जो पॉल्यूशन होता है, स्पेस जंक जो होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्पेस जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा अंतरिक्ष में कचरे, छोटे छोटे कणों तथा प्रदूषक पदार्थों का फैलना। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले विकिरण, मानव निर्मित निष्क्रिय उपग्रह, उपग्रह के टुकड़े, औजार, अन्य छोटी बड़ी मानव निर्मित वस्तु जो कक्षा में चक्कर लगाते हुए अन्य कार्यशील उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों को क्षति पहुंचा सकते हैं, अंतरिक्ष प्रदूषक कहलाते हैं। तथा यह स्थिति क्या कहलाती है? अंतरिक्ष प्रदूषण। यानी जो जितने भी अंतरिक्ष में पाए जाने वाले जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, और जितने भी उनके टुकड़े हैं, जितने भी औजार है और मानव निर्मित जितनी भी वस्तुएं जो अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए चक्कर लगा रही हैं, और जो जितने भी सक्रिय उपग्रह हैं, जितने भी पैसिव जो उपग्रह हैं, उनको क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, उनको क्या करें, किस तरह से हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अंतरिक्ष प्रदूषक। जबकि ये जो स्थिति जो है, ऐसी जो पोजिशन जो हो रही है, मतलब ऐसी जो कंडीशन उत्पन्न हो रही है, उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष प्रदूषण। तो अब ये स्पेस जो पॉल्यूशन जो है, अब इसका कारण क्या है? मेनली बेसिकली कारण जो है, एक तो स्पेस स्टेशन, कि हर देश जो है ना स्पेस स्टेशन स्थापित कर रहा है। जैसे कि अमेरिका जो है उसका ISS हो गया, इसके अलावा चाइना का Tiangong-1 हो गया, और भी देशों द्वारा इसको अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों से गलती से छूटे औजार। अब अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो क्या करते हैं? गलती से कोई भी औजार, कोई भी इक्विपमेंट वहां पर छोड़ाते हैं, तो वो क्या करता है? वहां पर क्या रहता है? मूव करता रहता है, अंतरिक्ष में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। और जो पैसिव जो उपग्रह हमारे जो हमारे एक्टिव उपग्रह हैं, उनको क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। इसी तरह ईंधन टैंक से निकले कचरे। अब ईंधन जो हमारा टैंक होता है, जो फ्यूल जो टैंक होता है, जो उपग्रह के अंदर लगा हुआ होता है, उसके अंदर से भी क्या निकलता रहता है? कचरा निकलता रहता है, जो भी क्या करता है? अंतरिक्ष प्रदूषण का कारण बनता है। तीसरा है कि मान लो हमने कोई भी, किसी देश ने कोई उपग्रह छोड़ा, तो उपग्रह क्या है? अपनी सेवाएं 10 साल तक देता है, 5 साल तक देता है, 20 साल तक देता है, जितना भी उसका जो वर्किंग पीरियड है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो क्या करता है? अंतरिक्ष में मूव करता रहता है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है वहां पर, लेकिन क्या है? वो मृत उपग्रह की कैटेगरी में जा चुका है, उसका कोई यूज नहीं। तो मृत उपग्रह की कैटेगरी में जाने के बाद क्या करता है? जितने भी एक्टिव उपग्रह जो है वो उनके ऊपर क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। और वो इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारा जो एक्टिव उपग्रह है वो जो फास्टली वर्क नहीं करता है, जो अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसके अलावा उसके जो टूटे पार्ट्स होते हैं, कोई भी उपग्रह है उसके पार्ट्स टूट गए हैं, वो भी क्या करते हैं? अंतरिक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। इसी तरह बाह्य अंतरिक्ष विकिरण। अब अंतरिक्ष जो होता है वहां पर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के विकिरण जो होते हैं, रेडिएशन जो होती है, वो भी क्या होती है? इमिशन होते रहते हैं। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं वो अंतरिक्ष प्रदूषण के कारण बनते हैं। और इसके कारण क्या होता है? जितने भी जो एक्टिव उपग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आसानी से वर्क नहीं करते हैं। उन जो सेवाएं एफिशिएंट तरीके से वो दे पाते हैं, उस तरीके से वो नहीं दे पाते हैं। तो अब ये देखते हैं अंतरिक्ष कचरे का जो हमारा खतरा है वो किस तरह का है। अंतरिक्ष जो खतरा है वो है मानव के 50 वर्षों के अंतरिक्ष इतिहास में धरती की सतह के चारों तरफ घूमने वाले कचरों की एक खतरनाक पट्टी बन गई है। इस कचरे का छोटा सा हिस्सा भी किसी भी संचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये कचरा घूम रहा है। अब इनमें कौन कौन से क्या क्या डेटा है वो भी देख लेते हैं हम। इन 17,000 वस्तुओं में से यह अंतरिक्ष में 17,000 मानव निर्मित वस्तुएं धरती से मॉनिटर की जाती है। मतलब अंतरिक्ष में 17,000 मानव निर्मित क्या है? वस्तुएं हैं। और इन 17,000 वस्तुओं में से 7% क्या है? क्रियाशील उपग्रह है। मतलब 17,000 वस्तुओं में से केवल 7% ही क्या है? क्रियाशील है। बाकी जो 93% जो है ना वो क्या है? बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो उनको रिमूव करना बहुत बहुत जरूरी है। और इन टुकड़ों की घूर्णन की औसत गति जो है वो कितनी है? 28,165 किलोमीटर। यानी इस गति से वो क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। प्रत्येक वर्ष 250 विस्फोट और टकरे होती है। लगभग 250 के लगभग क्या होती है? टकरे होती रहती है उपग्रह के अंदर। उसमें हो सकता है कि एक्टिव जो उपग्रह है उसको भी नुकसान पहुंचता है। 10 करोड़ टुकड़े 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। अब 17,000 जो है ना, अब उनमें से जो जितने भी टुकड़े वहां पर अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, उनमें से क्या है कि 10 करोड़ टुकड़े तो क्या है? 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं, मतलब काफी छोटे हैं। कचरे के रूप में 23,000 वस्तुएं 10 सेंटीमीटर से बड़ी है तथा लाखों छोटे टुकड़े भी हैं। इनमें से 2/3 चीजें 2 किलोमीटर के नीचे घूर्णन करती है। यानी 2/3 जो चीजें हैं वो केवल 2 किलोमीटर के जो हमारा जो नीचे जो है ना उसके नीचे घूर्णन करती रहती है। 2 किलोमीटर की जो एरिया है जो वहां पर ही इनका प्रोसेस चलती रहती है। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं कि अंतरिक्ष कचरे का खतरा किस तरह से है। मानव के 50 वर्षों के अंतरिक्ष इतिहास में धरती की सतह के चारों ओर घूमने वाले कचरों की खतरनाक पट्टी बन गई है। इस कचरे का छोटा सा हिस्सा भी किसी भी संचार नेटवर्क
को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि कोई भी एक्टिव उपग्रह जो संचार सेवाएं दे रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है वो बाधित हो जाती है। अंतरिक्ष में 17,000 मानव निर्मित वस्तुएं धरती से मॉनिटर की जाती है और इन 17,000 वस्तुओं में 7% क्रियाशील उपग्रह हैं। 10 करोड़ टुकड़े 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। कचरे के रूप में 23,000 वस्तुएं 10 सेंटीमीटर से बड़ी है तथा लाखों टुकड़े भी हैं। इनमें से 2/3 चीजें जो है वो 2,000 किलोमीटर के नीचे घूर्णन करती है और प्रत्येक वर्ष 250 विस्फोट और टकरें भी इसके अंदर होती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो अंतरिक्ष में जो बिखरा हुआ कचरा है वो किस तरह से है। अंतरिक्ष में बिखरा हुआ कचरा सिर्फ उपग्रहों की कक्षा में ही नहीं है, बल्कि हमारे वायुमंडल के लिए भी काफी खतरनाक हो सकती है। यानी जो हमारा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है या फिर LEO है, लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, इनके लिए ये नुकसानदायक नहीं है, इनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि जो हमारा वायुमंडल है उसके लिए भी खतरा है। यदि कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह से नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो विनाशक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। यह मलबा अंतरिक्ष में आणविक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में क्या है, सक्षम है। यानी जो हमारा डेब्रिस जो है, मतलब अंतरिक्ष में जो कचरा है वो उसमें क्या होती है, एक आणविक अभिक्रिया होती है। आणविक अभिक्रिया होने से क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाता है। इसके अतिरिक्त यह मलबा उपग्रह द्वारा प्रदत्त सेवाओं और प्रक्षेपण को प्रभावित भी कर सकता है। जितनी भी हमारी जो लॉन्चिंग जो प्रोसेस होती है और जितनी भी सर्विसेज जो उपग्रह दे रहा है उसको भी प्रभावित करता है। वर्तमान में अंतरिक्ष में मृत कृत्रिम रूप से निर्मित वस्तुओं की 7,500 टन यानी 7,500 टन अनुमानित मात्रा मौजूद है। इतना टन मात्रा में क्या है, जो हमारा कचरा है वो अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष कचरे की गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि किसी अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के लिए काफी है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी गति से जब कचरा गति करेगा तो ये किसी से भी टकरा सकता है, और किसी से भी टकराएगा तो क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो भी क्या होगी, बाधित हो सकती है। अब हमारा समाधान इसके लिए क्या हो सकता है। अब समाधान के लिए मेनली हो सकता है कि हम क्या करें, एक तो निष्क्रिय करना, पैसिवेशन करें, और एक है डिजाइन फॉर डिमाइस करें, डी ऑर्बिटिंग सिस्टम भी है, सर्विसिंग के लिए डिजाइन करें, और रिमूव डेब्रिस मिशन। तो इस तरह से ये 5 जो समाधान के प्रोसेस हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहला आता है निष्क्रिय करना, पैसिवेशन। एक अंतरिक्ष यान के पैसिवेशन का अर्थ है किसी मिशन के तथा उपयोगिता के अंत में स्पेसक्राफ्ट में निहित किसी भी आंतरिक ऊर्जा स्रोत को हटा देना। यानी जब मिशन, मान लो कोई मिशन है जो है वो वर्क कर रहा है, उसकी उपयोगिता है, तब तक तो उसको वर्क कर रहा है, लेकिन जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है तो उसको क्या करना है, उसके जितने भी आंतरिक ऊर्जा स्रोत है उसको हटा देना, और ऐसी प्रोसेस से उस उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट भी कर देना। तो जब ये कर दिया जाता है, उसको निष्क्रिय कर दिया, तो काफी हद तक क्या होता है, हम अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित भी कर पाते हैं। दूसरा है डिजाइन फॉर डिमाइस, स्पेसक्राफ्ट की ऐसी सामग्री के साथ डिजाइनिंग जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर जल जाता है। अब है ना, जो हमारा स्पेसक्राफ्ट ही इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जैसे वह वायुमंडल में प्रवेश करता है, पुनः प्रवेश करता है, एक बार तो हम अंतरिक्ष में, लेकिन जब दोबारा प्रवेश कराया जाता है उसको, तो क्या करे, वो जल जाए। तीसरी प्रोसेस होती है डी ऑर्बिटिंग सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के तहत किसी मिशन की अवधि के 25 वर्षों के भीतर उपग्रह को नहीं चलाना। जैसे ही मान लो कोई उपग्रह है, मैक्स टू मैक्स केवल 25 वर्षों तक ही क्या रहे, अंतरिक्ष में रहे। ऐसे दिशा निर्देश बनाए जाएं कि कोई भी उपग्रह जो है वो 25 वर्ष से ज्यादा क्या है, अंतरिक्ष में नहीं रहे, उसके बाद उसको धरती पर वापस लाया जाए। चौथा है हमारा सर्विसिंग के लिए डिजाइन, टूटे फूटे गांव की किसी रोबोट या अंतरिक्ष यात्री द्वारा मरम्मत करना। अब कोई भी मान लो, सॉरी यहाँ पर गांव नहीं है, टूटे फूटे जो है ना, टूटे फूटे जितने भी उपग्रह हैं या फिर कोई भी रोबोट जो है उसकी क्या करना, मरम्मत करना। इसके अलावा एक हमारा है रिमूव डेब्रिस मिशन। तो अब हम जानते हैं रिमूव डेब्रिस मिशन के बारे में। रिमूव डेब्रिस मिशन अंतरिक्ष से पूर्ण रूप से कचरा निस्तारण करने के लिए एक मिशन है जो अलग अलग देशों द्वारा चलाया गया है। जो फर्स्ट हमारा रिमूव डेब्रिस मिशन है वो स्पेस एक्स CRS-14 द्वारा ISS से भेजा गया था 2018 में, जो कि डिजाइन, बिल्ट एंड मैन्युफैक्चर किया गया था यूके के सरे स्पेस सेंटर से। फर्स्ट हमारा जो रिमूव डेब्रिस मिशन है वो प्रारंभ हुआ था 2018 में, जो क्या करता है, एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, ADR, एक्टिव डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अब ये एक्टिव डेब्रिस रिमूवल टेक्निक क्या है, इसको भी जान लेते हैं। ये जो टेक्निक है बेसिकली 4 चीजों का प्रयोग करती है, जिसमें होता है नेट कैप्चर, विजन बेस्ड नेविगेशन,
हार्पून कैप्चर और डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस। नेट कैप्चर, विजन बेस्ड नेविगेशन, हार्पून कैप्चर और डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस। जो फर्स्ट हमारा नेट कैप्चर है उसके तहत क्या होता है कि जो टारगेट क्यूब सेट होते हैं, यानी जो उपग्रह के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, और एक नेट होता है जो उपग्रह के थ्रू छोड़ा जाता है। उस नेट से क्या किया जाता है, जो टारगेट क्यूब सेट है उनको कैप्चर किया जाता है और बाद में वातावरण में कहीं इनको डाल दिया जाता है या इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसी तरह जो हमारा विजन बेस्ड नेविगेशन होता है उसमें ये होता है कि हम विजन यानी कि विशेष प्रकार के कैमरे और एक लिडार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लिडार का मतलब हो गया LIDAR। लिडार टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हम इस टेक्निक का यूज करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, हम जितना भी जो डेब्रिस है, जितना भी अंतरिक्ष कचरा है उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह तीसरा जो है हमारा है हार्पून कैप्चर। अब हार्पून कैप्चर में क्या होता है कि जितने भी सैटेलाइट के जो मटेरियल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हार्पून टेक्नोलॉजी से कैप्चर किया जाता है और उनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसी तरह डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस। अब ये डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस है, इसको ड्रैग सेल भी कहते हैं। ड्रैग सेल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी जो हमारे जो डेब्रिस है हमारा, उसको पहले तो कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, एनवायरमेंट में लाकर ऐसी जगह पर इसको बर्न कर दिया जाता है। मतलब इस तरह से एनर्जी दी जाती है कि ये अपने आप ही क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है पूरा। और जलने के बाद क्या होता है, टोटली जो जितना भी डेब्रिस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से ये रिमूव डेब्रिस मिशन जो है, जो हमारा जो सरे स्पेस सेंटर यूके का है, वो ये वर्क करता है। इसके अलावा जापान की जो कंपनी है JAXA जो है वो भी रिमूव डेब्रिस मिशन चला रही है, और भी अलग अलग देश जो है वो रिमूव डेब्रिस मिशन पर वर्क कर रहे हैं। अब जापान की जो कंपनी है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने अंतरिक्ष कचरा ले जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जो कि पृथ्वी की कक्षा में मौजूद पुराने उपग्रहों से निकले कचरे को लाने का काम करेगा। यह प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय सफाई मिशन का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और लगभग 6.74 लाख करोड़ रुपए के अंतरिक्ष स्टेशनों का बचाव करना है। यह कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। कचरा इकट्ठा करने वाले जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के इस यान में पीतल, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम तारों का जाल है। इस जाल की पट्टी का एक छोर इसके चारों तरफ घूमते कचरे के संपर्क में रहता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जाल द्वारा बिजली पैदा की जाती है, जिसके प्रभाव से अंतरिक्ष के कचरे की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और वह जाल की तरफ खींचा चला जाता है। इससे धीरे धीरे कचरा निम्न कक्षा में आ जाता है और अंतोगत्वा यह कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तथा हानि रहित तरीके से धरती की सतह पर पहुंचने से काफी पहले यही जल जाता है। तो सब में लगभग 4 ही प्रोसेस वर्क करती है। लाइक नेट वाली प्रोसेस हो गई एक तो, और एक हो गई हार्पून, और एक हो गई विजन बेस्ड नेविगेशन, और एक डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस। तो सभी जो मिशन होता है सभी में एक ही टेक्निक काम में जा रही है, नाम सबके अलग अलग है। फिर अब हम देख लेते हैं कि अंतरिक्ष जो कचरा है उसका हम प्रबंधन किस तरह से करें। उसका प्रबंधन हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक तो हमारी हो सकती है लेजर टेक्निक। जो लेजर टेक्निक है उसमें हम क्या करेंगे, जो LEO में उपस्थित जितने भी विभिन्न प्रकार के उपग्रह हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने के लिए लेजर तकनीक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली लेजर तकनीक का यूज करेंगे अंतरिक्ष कचरे को प्रबंधन करने के लिए। दूसरी हमारी है क्यूब सेल तकनीक। अब क्यूब सेल जो तकनीक है उसमें क्या होता है, ये ब्रिटेन के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित क्या है, टेक्नोलॉजी है। इसमें उपग्रह के चारों ओर विद्युत ऊर्जा के कारण एक विकर्षण क्षेत्र, मान लो ये उपग्रह है और इसके चारों ओर क्या होता है, एक विकर्षण क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो निर्माण होने से क्या होता है, जिससे उपग्रह की तरफ क्या होता है, कोई भी कचरा जब आने की ट्राई करता है, मान लो कोई कचरा है वो इसकी तरफ आने की ट्राई कर रहा है, तो ट्राई करता है तो क्या करता है, ये जो हमारा विकर्षण का जो क्षेत्र बन गया है वो इसको क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देता है। यानी ये इसमें जा नहीं पाता है, जो हमारा सैटेलाइट है, मेन सैटेलाइट है, वो इसकी तरफ जा नहीं पाता है, जो कि ये हमारा जो कचरा है, जो निष्क्रिय उपग्रह है, जब वो इस तरफ जाने की कोशिश करता है तो विकर्षण क्षेत्र के कारण क्या होता है, ये इसको रिपील कर देता है, इसको दूसरी तरफ क्या कर देता है, मूव कर देता है। इससे कचरे का निस्तारण नहीं होता, केवल क्या इससे क्या होगा कि जो हमारा जो क्यूब सेल टेक्निक जो होगी ना, वो क्या करेगी, उपग्रह को सेफ रखेगी, जो हमारा एक्टिव जो उपग्रह है। साथ ही जो क्यूब सेल टेक्निक जो है वो क्या करती है, जो हमारा कचरा जो है उसका निस्तारण नहीं करती है, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती, केवल जो हमारा जो कचरा जो है, जो सक्रिय उपग्रह को टकराने से क्या करता है, केवल उसको रोकता है। यानी जो हमारा कचरा है वो सक्रिय उपग्रह से टक्कर नहीं खाए, इसी से करता है। जो हमारा एक्टिव जो उपग्रह है उसकी रक्षा करता है एक तरह से क्यूब सेल टेक्निक में। अब दूसरा जो है हमारी तीसरी टेक्निक है हमारी ग्रेवयार्ड ऑर्बिट।
ग्रेवयार्ड ऑर्बिट जो है उसके अंदर क्या होता है, भूस्थितिक कक्षा में इसको यूज किया जाता है। जब कोई भी उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में होता है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो अंतरिक्ष कचरे के निर्माण को रोकने के लिए तथा प्रबंधन, उपग्रह के प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपग्रह का जीवन काल जब समाप्त हो जाता है तो पृथ्वी में के भूस्थितिक कक्षा से उस उपग्रह को निकाल लिया जाता है और बाहर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। यानी जब उपग्रह का क्या हो चुका है, वर्क पूरा हो चुका है, यानी उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, तो उसको भूस्थितिक कक्षा से निकाला जाता है और उसको फिर वायुमंडल में यानी अंतरिक्ष में कहीं बाहर लाया जाता है। और वह उपग्रह क्या करता है, उस अर्थ ऑर्बिट से फ्री हो जाता है, जहां पर हमें क्या करना है, एक नया सैटेलाइट लॉन्च करना है। यानी जहां पर हमें नया सैटेलाइट लॉन्च करना है वो स्पेस क्या हो चुका है, बिल्कुल खाली हो चुका है। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम नया जो उपग्रह है वो लॉन्च कर सकते हैं। यानी 36,000 किलोमीटर का जो स्पेस जो होता है जहां पर हम उपग्रह लॉन्च करते हैं, वहां से उसको उठाकर दूसरी जगह ले आते हैं। जैसे ये हमारा उपग्रह हो गया और ये जैसे हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरी जगह मूव करवाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो ऑर्बिट जो होता है जहां पर हमें नए उपग्रह को लॉन्च करना है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डायनेमिक डेब्रिस एलिमिनेटर। डायनेमिक डेब्रिस एलिमिनेटर में क्या होता है कि अंतरिक्ष जो हमारे यान होते हैं यानी लॉन्च जो व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, नेट लगी होती है। नेट का मतलब हो गया जाल, यानी वेब एक तरह से नेट होता है, एक जाल होता है। तो जाल लगे हुए होते हैं, तो जाल जब भी उपग्रह को छोड़ा जाता है यानी उपग्रह यान को छोड़ा जाता है, तो जब ये यान जो है वो पृथ्वी के जब चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के जब चक्कर लगा रहे होते हैं जब यान, तो क्या होता है, इनमें जब चक्कर लगाते हैं तो मान लो यहाँ पर सब जगह क्या है, कचरा है। तो उस कचरे को नेट के थ्रू क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। नेट क्या करेगा, उनको घूमते घूमते सबको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो उसमें सारा कचरा क्या होता है, नेट में कचरा फंसता जाता है। और साथ ही क्या होता है, अंतरिक्ष में जो विभिन्न प्रकार के कचरे तैर रहे होते हैं उन सभी को जाल में फंसाकर क्या किया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराया जाता है। जैसे ही ये प्रवेश करते हैं, जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर एक प्रकार का घर्षण होता है। ये एक तरह का जो है ना साइंस का कंसेप्ट वर्क करता है। तो उसके कारण क्या होता है, आग लग जाती है। और आग से क्या होता है, जितने भी उपग्रह जो डेब्रिस था उसके अंदर, नेट के अंदर, वो सारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारा क्या हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जेनिटर सैटेलाइट। अब जेनिटर सैटेलाइट जो होता है उसमें क्या होता है, एक ये जेनेटर सैटेलाइट एक वैक्यूम क्लीनर जो होता है ना, हम जो घर में काम लेते हैं वैक्यूम क्लीनर, उसकी तरह काम करता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो ये क्या करता है, अंतरिक्ष कचरे को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो कचरे का क्या हो जाता है, बिल्कुल निस्तारण हो जाता है। कचरे को जैसे कैप्चर करेंगे फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन की अपने 5 टेक्निक जो है वो जानी, लेजर टेक्निक, क्यूब सेल टेक्निक, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, डायनेमिक डेब्रिस एलिमिनेटर और जेनेटर सैटेलाइट। इसके अलावा और भी जो है हमें और भी टेक्निक्स जो है या और भी जो उपाय है वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि नया कचरा जो निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको रोका जाए, जितना भी अंतरिक्ष में कचरा बन रहा है उसको कैसे भी रोका जाए। इसके अलावा हम एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल TD टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटिव इसका यूज करें। जैसे कि इंडिया ने हाल ही में RLV-TD मिशन भेज दिया है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है कि RLV-TD जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आप मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये RLV-TD जो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है उसका यूज हो, यानी जब अंतरिक्ष में हम उपग्रह को लॉन्च करें तो व्हीकल जो है वो वापस क्या हो, धरती पर आ जाए, केवल उपग्रह हमारा क्या रहे, अंतरिक्ष में रहे और अपनी सेवाएं दे। इसके अलावा जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो होती है उनका टेस्ट जो है वो भी रोका जाए। एंटी सैटेलाइट जो भी है जितने भी है जो उनको टेस्ट को रोका जाए। जो देश जो है आज पावर बनने के लिए एंटी सैटेलाइट्स का टेस्ट करते हैं उनको भी रोका जाए। इसके अलावा नैनो सैटेलाइट्स जो है उनका यूज किया जाए, छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं उनका यूज किया जाए। और ज्वाइंट वेंचर जो मिशन होते हैं, ज्वाइंट मिशन जो है यानी कि सारे देश मिलकर जो है ना ज्वाइंट मिशन को लॉन्च करे। ऐसा नहीं कि हर देश अपना अलग अलग मिशन लॉन्च कर रहा है। इससे क्या होता है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, उपग्रह जो है उनकी संख्या में काफी इजाफा हो जाता है और एक ही मिशन वर्क करता है। तो इससे अच्छा है कि अलग अलग देशों का नहीं होकर 2, 3, 4 जितने भी देश साथ मिलकर उपग्रह को लॉन्च करें। अंतरिक्ष में उपग्रह से ज्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। उपग्रह की भीड़ नहीं होगी तो क्या होगा, उससे होगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं हम मिशन को भेजने के लिए। उपग्रह में जो रासायनिक विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके लिए हम ठोस सुरक्षात्मक उपाय अपना सकते हैं, जिससे क्या होगा, जितनी भी आपदाएं या विपदाएं होगी वो भी क्या होगी, नहीं आएगी। प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से क्या करें, हम अंतरिक्ष मलबे को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। निष्क्रिय और उपयोगिताहीन उपग्रह जो होते हैं उनको वापस अंतरिक्ष में लाया जाए और या फिर डिस्ट्रॉय किया जाए। संचार उपग्रह हो तो ध्रुवीय कक्षा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि
उपग्रह जो होंगे उनको इजीली हम क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम क्या करें, बढ़ावा दिया जाए। बेकार रॉकेट और उपग्रह को जल्द से जल्द नष्ट किया जाए। उपग्रहों के आकार को छोटा और पेलोड क्षमता का विकास किया जाए, जैसा कि मैंने कहा नैनो सैटेलाइट्स का विकास किया जाए। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में कार्य कर सकने वाले ट्रांसपोर्टरों का विकास भी किया जाए। इसके अलावा लास्ट है, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 2003 में यान स्पेंट्स को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो ये सारे जो उपाय अगर हम कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, जो अंतरिक्ष कचरा जो है उसका प्रबंधन इजी तरीके से हो जाएगा। अब जो एक कंसेप्ट है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या होता है? कैसलर सिंड्रोम जो होती है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें निम्न पृथ्वी की कक्षा में वस्तुओं का घनत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि दो वस्तुओं के बीच टकराव एक बड़े पैमाने पर विनाश पैदा कर सकता है, जिससे उन टकरावों से अधिक स्थान का मलबा उत्पन्न होता है और आगे चलकर टकराव की संभावना को बढ़ाता है। बड़े आकार की वस्तुओं के बीच प्रभाव एलईओ में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद उपयोगी वस्तुओं को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि परिणामी मलबे का कैस्केड भी यानी टकराव भी उपग्रह को एलईओ में इस तरह से लॉन्च करना बेहद मुश्किल बना सकता है कि वे उड़ते हुए मलबे की चपेट में न आ जाए। अंत में एलईओ में नए उपग्रहों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। तो ये जो हमारा कैसलर सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, जो हमारा अंतरिक्ष मलबा यानी कि जो हमारा स्पेस डेब्रिस होता है वो एलईओ में क्या करता है, अंतरिक्ष मलबों में स्वतंत्र रूप से होने वाली टक्कर जो होती है, और वो टक्कर जो होती है वो निरंतर रूप से होती रहती है, जो क्या होती है उपग्रह के लिए बिल्कुल घातक होती है, उपग्रह के लिए हार्मफुल होती है। उपग्रह जो एक्टिव उपग्रह है उसको नष्ट कर सकती है। तो ये कैसलर सिंड्रोम कहलाता है। और इसको देख लेते हैं। कक्षा के वातावरण में भीड़ होने से टकराव के खतरे का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। केवल कुछ ही सैटेलाइट के टकराव से, चाहे वे काम करने वाले हो या फिर बंद हो चुके हों, नए कचरे को जन्म देता है और इससे और ज्यादा टक्कर होने की संभावना बनती है और ये एक खास जड़ में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। अंतरिक्ष के कचरे और प्रदूषण की समस्या का विश्लेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्पेट्स नामक यान को भेजा गया था, जिसकी ये कब भेजा गया था, 2003 में जो है इसको भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार यदि अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या खतरनाक रूप धारण कर सकती है। प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्री कोऑर्डिनेटर कमेटी का गठन किया गया, जो अंतरिक्ष यान की सहायता से मलबों को हिंद महासागर में छोड़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है, ये भी है। इसके अलावा रूस ने क्या किया गया है, एक खास सैटेलाइट डेवलप कर रहा है रूस, जो क्या करेगा, फोम के जाले से, एक फोम का जाल होगा, उससे क्या करेगा, स्पेस में जितना भी जंक जो है वो उसको क्या करेगा, साफ करेगा। अब आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि अंतरिक्ष प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन की तकनीक को उल्लेख करें। तो अंतरिक्ष प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, आप समझा सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रदूषण क्या होता है। और अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन की टेक्निक्स जो है वो मैंने बताई दी है कि जैसे ग्रेवयार्ड टेक्निक हो गई, क्यूब सेल टेक्निक, लेजर टेक्निक, डायनेमिक डेब्रिस एलिमिनेशन टेक्निक, और इसके अलावा जेनिटर टेस्ट सैटेलाइट्स। आप ये पांचों टेक्निक के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके अलावा अंतरिक्ष की मानव जनित समस्या क्या है। अब अंतरिक्ष जो होता है, ठीक है, उसमें दो तरह की समस्याएं होती है। एक तो होता है मानव जनित समस्या और एक होती है कृत्रिम। जो मानव जनित समस्या होती है उसमें क्या करते हैं, जो हम कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं वो हो गई है, रसायनों का जो विस्फोट होता है वो हो जाती है। ये जो दो प्रकार की समस्याएं इसमें जनरेट होती है। अब मानव जनित समस्या में भी दो तरह की होती है, एक तो होता है प्रदूषण और एक होती है भीड़। एक तो होता है प्रदूषण और एक भीड़। प्रदूषण में क्या हो गया, जैसे अंतरिक्ष में यात्री का सामान छूट गया कहीं पर, रसायनों का कोई विस्फोट हो गया, पुराने उपग्रह जो है वो हो गए, रॉकेट के मलबे हो गए, उपग्रह जो है उसके मलबे हो गए, खराब जो उपग्रह है उसके टुकड़े हो गए, ये सब प्रदूषण की श्रेणी में आ गए। इसके अलावा भीड़ जो होता है, भीड़ का मतलब ये हो गया है यहाँ पर कि मान लो कि आपने कोई उपग्रह लॉन्च कर दिया, अब उसकी जो उसका वर्किंग पीरियड है वो समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो अंतरिक्ष में वर्क कर रहा है, यानी उसको अंतरिक्ष से हटाया नहीं गया है, तो वहां पर एक भीड़ जमा हो जाती है। यानी दो तरह के प्रदूषण जो मानव जनित जो समस्या है वो जनरेट जाती है, लाइक प्रदूषण और भीड़। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वह है अंतरिक्ष मलबे, यानी जो स्पेस डेब्रिस क्या क्या होते हैं, तो वो मैंने बता दिया है। जैसे कि हमारा जो स्पेस के जो टुकड़े, जो उपग्रह के जो टुकड़े हो गए, पुराने जो रॉकेट होते हैं उनके हो गए, रसायनों के विस्फोट जो हो गए, ये सारे क्या आते हैं, अंतरिक्ष मलबे में शामिल किए जाते हैं। कैसलर सिंड्रोम को अपन ने समझा ही है। कैसलर सिंड्रोम को दोबारा देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में जो मलबे होते हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष मलबों में स्वतंत्र रूप से जब टक्कर जो होती है वो लगातार होती रहती है, तो वो टक्कर इतनी घातक होती है कि वो बढ़ती ही जाती है। उससे क्या होता है, जो हमारे एक्टिव उपग्रह जो होते हैं उनको काफी हानि होती है, उनके लिए काफी ये घातक होता है। तो गाइज आई होप कि आज का टॉपिक आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।